बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। जिसमें पहला है अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण। क्या है विधि के समक्ष समानता? यानी कि कानून सबके लिए समान है और कानून सबकी रक्षा के लिए है। ठीक है। उसके बाद है आगे अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो वो उस अपराधी को भी यूँ नहीं कि सीधे सज़ा दी जाती हो, बल्कि उसका दोष सिद्ध करने के दोष या निर्दोष सिद्ध करने के संबंध में इसको संरक्षण प्राप्त है। वो है अनुच्छेद 20 में। उसके बाद है अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है इसमें अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, है ना। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको कुछ संरक्षण प्राप्त है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या कारण था, ये सब जानने का पूरा उसको अधिकार है। वकील करने का उसको अधिकार है। लेकिन ये किस कंडीशन में ये संरक्षण नहीं है? वो है यदि शत्रु राष्ट्र के नागरिक निवारक निरोध को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर इस एक कंडीशन दी गई है कि यदि शत्रु राष्ट्र के नागरिक निवारक निरोध को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। बाकी औरों के लिए गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, वो है अनुच्छेद 22 में। अगला है अनुच्छेद 23 मनुष्य के क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध। यानी कि मनुष्य के क्रय विक्रय, है ना, जो लेन देन करता है और जो उसकी मेहनत है ना, उसके बारे में निषेध है। उसके बाद है अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। यानी कि छोटे बच्चे बाल श्रम नहीं करेंगे। किसी दुकान पे या किसी जगह पर या किसी भी स्थान पर बच्चे जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के वो श्रम नहीं करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता जैसे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वैसे विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। उसके बाद है अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है यहाँ पे। उसके बाद है अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। यदि धार्मिक कार्यों से पैसा व्यय होता है तो उसे कर से यानी टैक्स से थोड़ी मुक्ति मिल जाती है। अनुच्छेद 28 से किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है कि किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट के स्कूल है या कॉलेज है वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म की शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो ये 10 बातें इसमें थी। अब कुछ और बातें हम जानकारी में लेते हैं। वो है शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 ए या हम क भी बोल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए हम इन कुछ अधिकारों के बारे में भी और अध्ययन कर लेते हैं, है ना। ठीक है। शिक्षा का मूल अधिकार का किस में है? अनुच्छेद 21 ए या क। ठीक है। और A/क। आगे देखते हैं 86वें संविधान संशोधन दिसंबर 2002 के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। कौन सी? 86वें संविधान संशोधन दिसंबर 2002 के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है कि इसमें हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसके बाद है शिक्षा का मूल अधिकार।
दिसंबर 2002 में स्वीकार किया गया था। इसे जुलाई 2009 में गजट नोटिफिकेशन में जारी किया गया। अगस्त 2009 में इसे कानूनी रूप प्रदान किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमने इसे इम्पोर्टेंट मार्क करके भी लिखा हुआ है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए इस पर कि शिक्षा का मूल अधिकार दिसंबर 2002 में तो स्वीकार किया गया था। इसे जुलाई 2009 में गजट नोटिफिकेशन में जारी किया गया और अगस्त 2009 में कानूनी रूप प्रदान किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 से ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इसके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया, जो 5 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला है। ठीक है, निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय संविधान की सबसे विवादास्पद धारा है। अनुच्छेद 356 का पहली बार दुरुपयोग केरल राज्य के विरुद्ध किया गया। निवारक निरोध का अर्थ बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से है। निवारक निरोध के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय संविधान की विवादास्पद धारा है। और अनुच्छेद 356 का पहली बार दुरुपयोग केरल राज्य के विरुद्ध किया गया। और निवारक निरोध का अर्थ है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? निवारक निरोध का वो होता है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। यदि किसी पे शक हो कि ये व्यक्ति अपराध करने जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए हम निवारक निरोध का धारा उस पर लागू कर सकते हैं। निवारक निरोध के संदर्भ में बनाए गए कानून जो है वो इस प्रकार है। निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950 से 1969 तक। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MISA MISA, जो 1971 से 1979 तक रहा। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981 से अभी कंटिन्यू है, लगातार चालू है। आतंकवाद विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून है, जिसे टाडा बोलते हैं अपन, TADA। ये 1985 से 1995 तक रहा, जिसमें आप एक फेमस नाम है संजय दत्त, उनको सजा हुई थी। उसके बाद है आतंकवाद निरोधक कानून, यानी कि पोटा, 2002 से 2003 तक, 2002 से 2004 तक पोटा इस कानून रहा। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद निरोधक कानून पोटा बनाया गया। उसके बाद नंबर 6 पे गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 2004 से, जो लगातार बन रहा है, लगातार चालू है। कौन सा? गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम। हम इसमें पढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981 से जो लगातार है, उसमें 22 सितंबर 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया। फरवरी 1981 में अध्यादेश को कानूनी रूप प्रदान किया गया। 22 जून 1984 को इसे लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू होगा, है ना। कब की बात है ये? 22 जून 1984 को लागू किया था। तब इसमें लिखा गया था, कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में ये लागू होगा। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश, यह 2004 में लागू हुआ। ये कानून भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है। ये 2004 की बात है। देखो, आज जम्मू कश्मीर भारत में है, लेकिन जब ये 2004 में लागू हुआ था, उस समय ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू होने का नियम इसमें बनाया गया था। निवारक निरोध की आलोचना देखते हैं हम।
निवारक निरोध भारतीय संविधान के उपबंध में सबसे विवादास्पद उपबंध है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने निवारक निरोध को असफलताओं का शिरोमणि बताया है और बख्शी टेकचंद ने इसे दमन और निरंकुशता का पत्र कहा है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा निवारक निरोध के विरुद्ध कुछ व्यवस्थाएं की गई है, फिर भी इसकी आलोचना की जाती है। इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि 2 महीने की नज़रबंदी के स्थान पर यह अवधि 15 दिन या अधिक से अधिक 1 माह की होनी चाहिए। ये इसकी आलोचना में शामिल है कि कुछ आलोचनाएं भी इसमें की गई है। उसमें यह है कि 2 महीने की नज़रबंदी के स्थान पर यह अवधि 15 दिन या अधिक से अधिक 1 माह की होनी चाहिए। ठीक है। इसके आलोचना में सेकंड है कि व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की अवधि में शारीरिक यातना दी जा सकती है, इसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। तीसरी आलोचना है इसकी कि निरोध की अवधि में बंदियों के परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चौथी जो आलोचना थी इसकी वो है कि इसका उपयोग दलीय हितों या दलीय दुर्भावना के आधार पर भी किया जा सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने इसमें से कलेक्ट की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे फिर अगले वीडियो में नई चीज़ लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।